ये है कि संजय मेहता जयराम महतो को तानाशाह कहते हैं। मैंने ये नहीं, एक मिनट, या तानाशाह मानते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं। आपका जो मूल सिद्धांत है इस संगठन का 1932 का 60-40 नहीं चल तो, दूसरा था नियोजन नीति। नहीं लग रहा कि आप लोग जो है कि दिशा भटक गए हैं और अपनी मूल दिशा से भटक कर और आप लोग अपनी स्वार्थ की बात करने लगे हैं? संजय मेहता को नाराजगी जाहिर कर रहे, शायद लग रहा है कि संजय मेहता अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कि संजय मेहता एक और एलिगेशन लगाए हैं जयराम महतो के ऊपर, और वो एलिगेशन ये है, जयराम महतो अपनी भाषणों में मारने काटने की बात करते हैं। तो संजय मेहता जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो क्या उस वक्त में जयराम महतो मारने और काटने की बात नहीं कर रहे थे? और क्या अभी कर रहे वो? तो फिर उस वक्त में लोकसभा का चुनाव में संजय मेहता ने फिर उन्हें क्यों नहीं रोका? अगर संजय मेहता को ये लगा कि मारने काटने की बात मतलब जयराम महतो कर रहे, तो फिर उसी समय जो संजय मेहता को रोकना चाहिए था, सुझाव देना चाहिए था। ये सुझाव नहीं है, ये बिल्कुल जो है कि संजय मेहता का आरोप है। लेकिन एक नाराजगी आपकी जो दिख रही है, क्या इस नाराजगी को ये माना जाए कि संजय मेहता को जयराम महतो के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर ये माना जाए कि संजय मेहता को टिकट बंटवारे में जो है कि वरीयता नहीं मिल रही है, या फिर ये माना जाए कि संजय मेहता विधानसभा का चुनाव जिस विधानसभा का सीट से वो लड़ना चाहते हैं, जो उनकी अपनी खुद की जो चॉइस होगी, वो विधानसभा सीट नहीं मिलता हो? फिर ये भी हो सकता है कि संजय मेहता का अपना जो निजी व्यक्ति होंगे वो टिकट का दावेदारी करते होंगे जो जयराम महतो नहीं मानते होंगे, इसीलिए शायद आपकी जो है कि मतलब नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या ये बात माना जाए? जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज हमारे साथ जो शख्स है वो शख्स किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इनका नाम संजय मेहता है। ये जेबी केसेस का केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज इनसे जो है कि कुछ बात होगी, कुछ तीखी सवाल होगी, और ये सवाल जो है कि हमें पता है कि संजय मेहता बेबाकी तरीके से जो है कि सवाल का जवाब देते हैं, और उम्मीद भी है कि ये देंगे, क्योंकि अभी कुछ जो है कि जेबी केसेस में कुछ सही नहीं चल रहा, क्या नहीं सही चल रहा या सही चल रहा, ये सारी बात जो है कि संजय मेहता से हम करेंगे। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु शमशाद चैनल में। शमशाद जी, आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा झारखंडी जोहार है, और मैं ये आशा करता हूँ कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप लगातार सही सूचनाओं को जनता तक पहुंचा रहे होंगे। चलिए, शुक्रिया। लाम का आप कुछ नहीं करेंगे और कोई लंबा सवाल भी आपसे नहीं है। बस सवाल ये है कि आप JLKM का केंद्रीय उपाध्यक्ष है या फिर आप जेबी केसेस का केंद्रीय उपाध्यक्ष? देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो लगातार हम लोग झारखंड में झारखंडी मुद्दों पर और झारखंड के विषयों पर, झारखंड के सवालात पर, झारखंड के मसलों और मसाइल पर जो हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, उससे निकली हुई एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और किसी भी राजनीतिक दल के पंजीकरण की प्रक्रिया में लगभग 120 मेंबर्स संस्थापक तौर पर होने चाहिए। तो चूंकि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से के आंदोलन से निकल कर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा दल बना है, उस दल का हम लोग सभी संस्थापक सदस्य हैं। और फिलहाल दल के पदाधिकारियों का अभी तक हम लोगों ने चयन नहीं किया है। अब तक उसके पद का आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई। अभी जो भी पद हैं वो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के। दूसरा सवाल है हमारा, सवाल ये है कि अभी एक जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल है और पूरा झारखंड का आवाम इस बात को जानना चाहता है कि संजय मेहता के द्वारा जो सुझाव पत्र दिया गया था या फिर आरोप पत्र था, वो क्या था? सुझाव पत्र उसे माना जाए या फिर आरोप पत्र माना जाए? बिल्कुल सुझाव पत्र माना जाना चाहिए। देखिए, जब किसी संगठन के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसमें सुधार की बहुत सारी गुंजाइश होती है। दूसरी बात कि ये संगठन ऐसे लोगों ने तैयार किया है जो साधारण पृष्ठभूमि के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म से नहीं है, जिनके पास कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है, साधारण लोगों ने खड़ा किया। तो मैं ये मानता हूँ कि हम एक सुधार की प्रक्रिया से और एक निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और इस दौरान थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अगर हो रहा है तो ये हमारे सुधार की प्रक्रिया में और चार चांद लगाएगा, और हम इससे और निखर कर सामने आएंगे। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि वो जो पत्र था वो एक आरोप पत्र था। आरोप पत्र किस आधार पे था? थोड़ी सी बात हम ये करेंगे जी कि आपने जो सवाल जयराम महतो से किया उस पत्र में ये था कि 5100 रुपया आप जो है कि मतलब आप जो कैंडिडेट बनेंगे उसके लिए जो आप फार्म भरेंगे वो 5100 रुपया आप ले रहे हैं, वो बिल्कुल जो गलत है। तो यहाँ पर नहीं लिखा है कि गलत है। हाँ, मतलब ये मतलब जो है कि जो गरीब तबके का लोग है वो कैसे फार्म लेंगे? तो वहां पर जयराम महतो का स्पष्ट जो प्रतिक्रिया उसके ऊपर
जो आपके इस वाले बिंदु के ऊपर जो प्रतिक्रिया था वो ये था कि यहाँ पर किसी भी तरह का फार्म के नाम पे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा। ये जो है कि आप केंद्रीय समिति सदस्य का अगर आप बनते हैं उस संगठन का, तो फिर आपको 5100 रुपया जो है कि पार्टी फंडिंग करनी होती है, डोनेट करनी होती है। किसी भी पार्टी का अपना एक जो है कि संविधान होता है, चाहे वो कोई सा भी दल हो, हिंदुस्तान का कोई सा भी दल हो। जब आप एक राजनीति पार्टी का निर्माण करते हैं तो फिर आपको एक जो है क्या उस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना के देना होता है। बहुत बढ़िया है ना। तो फिर वहां पर तो हर पार्टी में ये लगता है कि भाई आप केंद्रीय समिति सदस्य का टीम है, अगर आप चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, तो आपको पार्टी फंडिंग करनी होती है। तो जयराम महतो ये कह रहा है, लेकिन आप तो एलिगेशन लगा रहे कि फार्म के नाम पे जो है कि पैसा लिया जा रहा है। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, किसी भी संगठन में जब हम इस बात के लिए आवेदन स्वीकार करते हैं कि हम अपने संगठन के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया को हम ओपन फॉर ऑल कर देते हैं। जब हम आवेदन की प्रक्रिया को ओपन फॉर ऑल कर देंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे संगठन का प्राथमिक सदस्य नहीं है वो डायरेक्ट केंद्रीय समिति का सदस्य कैसे हो सकता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर वो बिना प्राथमिक सदस्य हुए वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं हो सकता है। हमारी चिंता इस बात को लेकर के थी कि चूंकि हमने ओपन फॉर ऑल कर दिया है, हम किसी एक को ही चुनाव लड़ा पाएंगे। तो अगर एक जगह से 30 लोगों ने अगर आवेदन फॉर्म खरीद लिया तो जब चुनाव बहुत नजदीक आएगा और अगर 81 सीटों पर हमारे प्रत्याशी हमारे पास आ रहे हैं तो एक सीट पर अगर 29 आदमी को हम नहीं लड़ा पा रहे हैं और एक आदमी को लड़ा पा रहे हैं तो 29 आदमी अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। तो इसलिए मेरी चिंता दो बातों को लेकर के थी। पहला कि चूंकि हम संविधान की मूल भावना की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एसटी के लिए, एससी के लिए जमानत की राशि को अलग रखता है। अगर कुछ शुल्क रखना ही था, मेरा ये कंसर्न था कि अपने इस कम से कम मूल भावना को हम लोग पालन करते। एक मैसेज दिया जाता है ना, राजनीति में आप जो संदेश देते हैं उसके आधार पर आपकी धारणाएं बनती हैं। इस पूरी प्रक्रिया से संगठन की थोड़ी धारणा धूमिल हुई और इस बात को लेकर के मुझे चिंता, चूंकि विपक्षी इस आस में बैठे हुए हैं कि कैसे जेबीकेएसएस को कमजोर किया जाए, कैसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को कमजोर किया जाए, और इस कारण से हमने ये सुझाव उनको दिया था। लेकिन एक नाराजगी आपकी जो दिख रही है, क्या इस नाराजगी को ये माना जाए कि संजय मेहता को जयराम महतो के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर ये माना जाए कि संजय मेहता को टिकट बंटवारे में जो है कि वरीयता नहीं मिल रही है, या फिर ये माना जाए कि संजय मेहता विधानसभा का चुनाव जिस विधानसभा का सीट से वो लड़ना चाहते हैं, जो उनकी अपनी खुद की जो चॉइस होगी, वो विधानसभा सीट नहीं मिलता हो। फिर ये भी हो सकता है कि संजय मेहता का अपना जो निजी व्यक्ति होंगे वो टिकट का दावेदारी करते होंगे जो जयराम महतो नहीं मानते होंगे, इसीलिए शायद आपकी जो है कि मतलब नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या ये बात माना जाए? मैं चारों सवालों का जवाब देता हूं। जी। जो तीसरे नंबर का आपका सवाल है कि क्या संजय मेहता कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके तमाम दर्शकों को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि संजय मेहता का प्राथमिक उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। मतलब ये मान लिया जाए, नहीं, ये मान लिया जाए कि विधानसभा का चुनाव संजय मेहता नहीं लड़ रहा। विधानसभा का चुनाव संजय मेहता नहीं लड़ेंगे। अगर संगठन कहेगा कि आपको लड़ना है, मेरी ओर से कोई इच्छा नहीं है, संगठन कहेगा कि आपको लड़ना पड़ेगा कहीं, तब मैं कुछ तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन संजय मेहता की इच्छा ये नहीं है कि चुनाव लड़ना है। मैं तमाम आपके दर्शकों को मतलब ये बात कंफर्म है कि संजय मेहता इस बात को कह रहे कि भाई हमको नहीं लड़ना है चुनाव। अगर संगठन चाहिए तो संजय मेहता विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तय हो गया। आगे दूसरी बात, आपने कहा कि क्या जयराम जी आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज करने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात को लेकर के है कि चूंकि ये संगठन गरीबों का है, मजदूरों का है, हमारे जैसे साधारण लोगों ने, गरीब गुरबों ने इसको खड़ा किया है, तो जो हमारे बुनियादी तौर पर जो साथी हैं, जो लोकसभा के चुनाव के दौरान आपके लिए पसीना बहाए, आपके लिए खेतों तक गए, आपके लिए पूरे गांव घर में काम किया, बूथ कमेटियां बनाई, अभी संगठन के हमारे विस्तार की प्रक्रिया पूरी हुई थी, कई साथी हमारे समक्ष आए, जामताड़ा के साथियों ने फोन किया, चतरा के साथियों ने फोन किया, कोल्हान के साथियों ने फोन किया, कोडरमा के साथियों ने फोन किया। इस संगठन विस्तार की प्रक्रिया में जो हम लोग जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे उन लोगों का नाम छूट गया है। तो हम चाहते हैं कि हम पुराने लोगों को भी वरीयता दिया जाए, प्राथमिकता दी जाए संगठन के अंदर। तो हमने ये चिंता उनके समक्ष जाहिर की। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिल रहा है, हम किसी को लड़ाना चाहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, विधानसभा मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, नजरअंदाज करने की भी बात नहीं है। कुछ ऐसी बातें थी जिससे समन्वय नहीं बन पा रहा था। समन्वय बनने का मतलब कि जब कभी सभाएं हो रही हैं तो सूचना तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आपके ही बगल में। तो फिर यही तो हुआ कि आपको जयराम महतो दरकिनार कर रहे। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कई जगहों पर कार्यक्रम सिर्फ
केंद्रीय अध्यक्ष नहीं करा रहे होते हैं, वहाँ के आयोजन समिति करा रही होती है। इसी बात को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से पैदा हुआ है और इसको दूर करने की जरूरत है, तभी ये संगठन हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे और ये संगठन को मजबूती से आगे लेकर के चल सकेंगे। जी। अच्छा, आप जो बोले कि हमारे पुराने सदस्य छूट गए हैं, उनका नाम जो है कि कहीं ऐड होना चाहिए। देखिए, राजनीति पार्टी में चुनाव लड़ना जो होता है वो अलग होता है और झंडा लेके चलना नेता के पीछे वो अलग होता है। संजय मेहता के पास क्वालिटी था तो फिर आप लोकसभा का चुनाव लड़े। क्या ऐसा लगता है कि सभी के लिए जो है कि वो जयराम महतो इस तरह का काम कर सकेंगे कि सभी का नाम को ऐड करना को, तो झंडा भी तो लेके चलना है संजय मेहता के पीछे। नहीं, बिल्कुल। फिर तो ये एलिगेशन आपका लगाना मतलब नहीं मैं स्पष्ट करता हूँ, संगठन, क्योंकि संगठन में राजनीति दल में आपका दो तरह के लोग हैं। एक आपके पीछे नारा लगाने वाले, चाहे जैसी भी आप बात कर लीजिए कि गरीब गुरबों की पार्टी है, फलाने की पार्टी है, मतलब नीचे तबके के लोगों की पार्टी है, लेकिन पार्टी के पीछे चलने वाले लोग झंडा तो थामेंगे ना। बिल्कुल सही बात। चुनाव तो संजय मेहता ही सिर्फ लड़ेंगे ना अकेला, वो ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो सबको वहां ऐड करना पॉसिबल लगता है। मैं उसको स्पष्ट कर देना। हाँ, वैसे साथी जो लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं जी, जो संगठन में नेतृत्व कर रहे हैं, जो संगठन बनाने में सहयोग किए हैं, जो संगठन के निर्माण की प्रक्रिया में रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मेहनत किया है और जो वास्तव में संगठन के लिए अपना योगदान दिए हैं, वैसे कुछ साथी हमारे दरकिनार हुए हैं। चतरा के इलाके में, जामताड़ा के इलाके में, कोडरमा के इलाके में। इसी बात को लेकर के हमने कहा कि देखिए, संगठन में बहुत तरह की अनुषंगिक इकाइयां होती है, बहुत तरह का विंग होता है, सब जगह कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उनको सम्मान दिया जा सकता है। जब अपने कार्यकर्ताओं को आप सम्मान देंगे ऑफिशियल तरीके से, तो चूंकि वो समाज में काम कर रहे होते हैं, उनके समक्ष कई तरह की चुनौतियां होती हैं, उनको बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। आप फलाने दल से हैं, आपका क्या दायित्व है, उनके समक्ष जवाब नहीं होता है। तो ये उनके आत्मविश्वास से भी जुड़ा हुआ सवाल है और आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और इसीलिए अगर कार्यकर्ताओं का हौसला, अपने जमीनी स्तर के नेताओं का हौसला, अपने प्रखंड स्तर के नेताओं का हौसला, अपने जिला स्तर के नेताओं का हौसला हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो उनका हौसला कौन बढ़ाएगा? यही हमारी चिंता है। चलिए, ये तो बात है कि हौसला बढ़ाने की आपने उसमें जिक्र किया है उस पत्र में। आगे का सवाल ये है कि आपका जो मूल सिद्धांत है इस संगठन का 1932 का 60-40 नहीं चलतो, दूसरा था नियोजन नीति। नहीं लग रहा कि आप लोग जो है कि दिशा भटक गए हैं और अपनी मूल दिशा से भटक कर और आप लोग अपने स्वार्थ की बात करने लगे हैं? संजय मेहता को अगर मतलब जो है कि अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे, शायद लग रहा है कि संजय मेहता अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो आपकी मूल जो बात थी, उस मूल बात पे आप लोग तो अडिग हैं नहीं अभी भी। अब जब जहां भी देखा जा रहा तो सिर्फ चुनाव की बात हो रही है, चाहे जो भी लोग हैं आपके दल में। 1932 जिस 32 की बात उस वक्त में की गई थी, उस 1932 का बात को लेकर हमारे जैसे और भी जो लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिजिकल के माध्यम से हो, सभी लोग आपके साथ आए, लेकिन आप आज लगता है कि उस चीज को आप खुद ही जो है छोड़ दिए हैं। स्पष्ट करता हूं जी, शुरुआत से लेकर के अभी तक के मेरे जितने भी स्पीच को आप सुन रहे होंगे, जितने भी, अगर 2-3 दिन पहले का भी कोई इंटरव्यू देखिए, सभी जगह हमने एक ही बात कही है मुद्दों को लेकर। कल भी हमने रात में एक इंटरव्यू दिया, हमने कहा कि मुद्दों को लेकर और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर हम कहीं डिगने वाले नहीं है। और मैं फिर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति में, चाहे वो 1932 का खतियान हो, 1932 के पूर्व का खतियान हो, 1932 के पश्चात का खतियान हो, जिला आधारित अंतिम सर्वे हो, एटलीस्ट खतियान को आधार बना करके ही झारखंड की स्थानीयता को परिभाषित की जाए। आप नियोजन नीति का जिक्र कर रहे हैं, इसकी भी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, ये मुद्दा को भी हम लोग लगातार उठा रहे हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि चाहे वो जैसे सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की बात हो, चाहे जूनियर इंजीनियर की बात हो, चाहे झारखंड की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, सब जगह पर धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, इस पर भी हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया। हम लोग गए जेएसएससी सीजीएल के कार्यालय के समक्ष, वहां पर जेएसएससी के कार्यालय के समक्ष, वहां पर हम लोगों ने आंदोलन किया। विस्थापन को लेकर हम लोगों ने कहा कि विस्थापन का आयोग बनाइए, सरकार ने इसका ऐलान किया, लेकिन अब मात्र 60-70 दिन के बाद चुनाव होना है, अभी तक उस पर कुछ पहल नहीं हो पाई। हम लोगों ने कहा कि पुनर्वास की नीति बनाइए, जिन इलाकों में जमीन लिया है वहां पर लोगों को पुनर्वास का लाभ दीजिए, ये भी नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता दीजिए, ये भी नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण दीजिए यहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीयता परिभाषित ही नहीं है। ये नियम भी बनाया सरकार ने, लेकिन ये नियम भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ निजी क्षेत्र की कंपनियों वाला। तो पूरे झारखंड के अंदर आप जिन विषयों को भी देखिएगा, जैसे सरना धर्म कोड की भी बात हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि यहाँ के आदिवासियों की बहुत बड़ी मांग है। आप इन तमाम बिंदुओं पर देखिएगा कि कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल महोदय रिजर्वेशन का जो है वो विधेयक वापस कर देते हैं, खतियान का विधेयक वापस कर देते हैं, ST SC OBC EWS रिजर्वेशन का 70% विधेयक वापस हुआ, 77% का।
ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है 27%। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए कम से कम, या तो आबादी के अनुरूप होना चाहिए, और सिर्फ यहाँ पर 14% रिजर्वेशन है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। इसके कारण से कितना बड़ा नुकसान हुआ कि पंचायत का जो चुनाव होना था, पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू हो पाया। इसमें कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके आप चुनाव कराइए। उसके बाद ये कहा गया कि जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है, आपने देखा होगा कि नगर निकाय का चुनाव झारखंड के अंदर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अभी तक उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं पालन हो पाई, उसमें अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो। हाईकोर्ट बार बार सरकार से कह रहा है कि आप पहले ट्रिपल टेस्ट कराइए, आप जातीय जनगणना कराइए, और उसके बाद ओबीसी के आरक्षण के आधार पर सभी आरक्षण की पॉलिसी को पालन करते हुए चुनाव कराइए। आप पूरे निचले स्तर की नेतृत्व के प्रक्रिया में एक बहुत बड़े समुदाय का हक मार दे रहे हैं। तो यही हम लोगों की लड़ाई है, इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई है। और मैं मतलब आपका कहना यह है कि 1932 का बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल, हर जगह से कर रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने की अपनी प्रक्रिया में लोग कहते हैं कि हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, झारखंड के मुद्दों पर लड़ेंगे। ऐसा कहीं नहीं, चूंकि इन्हीं मुद्दों पर आए हैं, यही हमारे बुनियाद है, तो इन मुद्दों को नहीं छोड़ सकते हैं। इस बात का आपको विश्वास दिलाना चाहिए। लेकिन कुछ मतलब व्यूअर्स हैं जो कमेंट किए हैं, और वो पूछे कि संजय मेहता से आप सवाल कीजिएगा, ठीक है, कि संजय मेहता एक और एलिगेशन लगाए हैं जयराम महतो के ऊपर, और वो एलिगेशन ये है कि मतलब जयराम महतो अपनी भाषणों में मारने काटने की बात करते हैं। तो संजय मेहता जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या उस वक्त में जयराम महतो मारने और काटने की बात नहीं कर रहे थे? और क्या अभी कर रहे वो? तो फिर उस वक्त में लोकसभा का चुनाव में संजय मेहता ने फिर उन्हें क्यों नहीं रोका? अगर संजय मेहता को ये लगा कि मारने काटने की बात अगर मतलब जयराम महतो कर रहे, तो फिर उसी समय जो संजय मेहता को रोकना चाहिए था, सुझाव देना चाहिए था। ये सुझाव नहीं है, ये बिल्कुल जो है कि संजय मेहता का आरोप है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से हम लोग दोनों साथी जुड़े हैं, जब भी हम लोगों की मुलाकात हुई, जब भी कभी चैट हुआ हम लोगों के बीच में, हमेशा हमने इस बात को कहा उनसे कि इस बात पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा, नहीं तो विरोधी लोग जो है इस पर हम लोगों पर नजर रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पहचान है, इसको रहने देते हैं। हम बोले ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना है कि विरोधियों को कोई जगह नहीं मिले। इस पर मेरी चिंता क्या थी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने खुल करके उस बात को नहीं लिखा था। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो जयराम महतो जी को पुलिस ने परेशान किया था नगड़ी के FIR वाले मामले में। आपने देखा होगा। उसकी सूचना जब हम तक आई, हमने उनसे कहा कि आप इस मामले का बेल ले लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। उन्होंने बेल उस वक्त नहीं लिया, हालांकि बाद में उन्होंने बेल फाइल किया। पुलिस ने परेशान किया। अभी क्या है कि जब आप चुनाव की प्रक्रिया में जाएंगे, तो हमारे जो विरोधी हैं हमको कमजोर करने की ताक में बैठे हैं, और जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो ऐसे जो हमारे नेता होते हैं या हम लोग हैं, अभी मेरे ऊपर भी कुछ FIR दर्ज है, तो ये खंगाला जाता है FIR, और नहीं तो ये मौका तलाशा जाता है कि किन बिंदुओं पर चुपके से आपको परेशान किया जाए। तो जब आप डेमोक्रेटिक एटिकेट्स के साथ स्पीच नहीं देंगे, अगर आप संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए स्पीच नहीं देंगे, तो आप किसी को रास्ता दे रहे हैं परेशान करने का, और जब आप परेशान होंगे तो संगठन डिस्टर्ब होगा। मेरी चिंता इस बात को लेकर के है कि हमारे नेता हैं, हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, वो सुरक्षित रहें और वो सभी सभाओं में जा सकें, सभी जगह जा सकें। उनके उस समय पुलिस के परेशान करने के कारण आपने देखा होगा कि कितना सारा हम लोगों का चुनाव अभियान प्रभावित हुआ। तो इसी को लेकर हमने ये बात कहा था कि अगर इस तरह की बात हम लोग अभी कहेंगे, तो किसी विरोधी को जगह मिल सकता है और फिर हम लोगों का संगठन परेशान हो सकता है। यही हमारा कंसर्न था। देखिए, आपके जवाब में 2 सवाल। पहला तो वो हमारे नेता हैं, ठीक है, वो हमारे नेता हैं, जनता ने उन्हें नेता स्वीकार किया, तो फिर अगर उनका डिसीजन है तो फिर आपको मानने में क्या तकलीफ है? पहला मान रहे हैं हम, लेकिन हम क्यों चाहेंगे कि हमारे नेता कहीं परेशान हो और फंसे? हम उनको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं एक लॉयर भी हूँ ना। आप तो फिर यहाँ पे कि आप लॉयर हैं, हाँ। आप उस पार्टी का केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, हाँ। आप एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, हाँ। जिस बात को कहा जाता है, अब आपकी डिग्री तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन आप एक अच्छे पढ़े लिखे, एक अच्छा वक्ता के रूप में है। तो यहाँ पर शायद जयराम महतो ये सोचे होगा कि मेरा जो मूड है वो एग्रेसिव वाला है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, और संजय मेहता का जो है कि एजुकेटेड वाला जो है कि भाषा रहे, और दोनों का कॉम्बिनेशन चले, तो हो सकता है कि हम लोग इस बीच में कामयाब हो सकते हैं। फिर आपको किस चीज का तकलीफ है? अगर वो एग्रेसिव मूड में थे और आप तो थे ही उनको ये करने के लिए। अग्रेशन बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन वैसी बातें जिससे न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है, अराजकता क्रिएट हो सकता है, आपको उससे थोड़ा बचना होगा। अच्छा, कौन सा ऐसा भाषा लगा कि अराजकता हो सकता है उनकी भाषा में?
कुछ मैंने क्या बताया कि हाँ। कुछ टीचर और प्रोफेसर मेरे समक्ष आए, उन लोगों ने कहा कि हम संगठन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अग्रेशन है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए होता क्या है आप समझिए, आपने अभी तो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय न्याय संहिता की कभी धारा 150 को पढ़िएगा, या फिर इससे पहले इंडियन पिनल कोड का आईपीसी का 124A पढ़िएगा। उसमें ऐसे स्पीच पर जिससे समाज में कुछ हो सकता है या वो स्पीच भड़काऊ है या लोग आपस में लड़ सकते हैं, कई सारे नेताओं को परेशान किया गया। आपने देखा होगा कि हमारे नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को, जो रांची लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। वो चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले निकले। हम क्यों चाहेंगे कि उधर देवेंद्र जी परेशान हो जाएं, इधर हमारे जयराम जी परेशान हो जाएं, इधर हम परेशान हो जाएं। पहले से हम लोग पर एफआईआर है और इलेक्शन के समय पुलिस फाइल खोलेगी, उसके बाद और हम लोग एफआईआर अपने ऊपर लेते चले जाएं। तो जब आप केस मुकदमे से नहीं बचेंगे, एफआईआर से नहीं बचेंगे, तो विरोधियों को रास्ता मिलता चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल अग्रेशन में स्पीच दीजिए, लेकिन उस अग्रेशन में डेमोक्रेटिक एटिकेट्स रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करिए जिसमें ऐसा कुछ ना लगे कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, होता है, जो कि गुस्सा इसलिए आता है, हमको भी आता है गुस्सा, मैं भी बहुत कंट्रोल करता हूँ। आज झारखंड की धरती में जितना जुल्म और शोषण हो रहा लगता है मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर जमीन ले जाती है, पुनर्वास नहीं दिया जाता है, मुआवजा नहीं दिया जाता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं, नौकरियां लूट जाती है, स्थानीय नीति नहीं बनती है, नियोजन नीति नहीं बनती है, निजी क्षेत्र की कंपनियों का तांडव है, यहाँ के जीएम और जितने सीएमडी हैं तमाम कंपनियों के, उन सब का तांडव है। आक्रोश तो होता है, लेकिन अगर कदम फूंक करके नहीं रखेंगे तो राजनीति में अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नहीं तो हमारे पीछे काफ़ी लोग ताक पर बैठे हुए हैं कि हम लोग एक गलती करें और इन नौजवानों को सबक सिखाएं, और यही मेरी चिंता है। तो जयराम महतो तो इस बात को लेके कहें कि संजय मेहता जो है कि मेरे एग्रेसिव भाषण की वजह से ही जो है कि लोकसभा उनको जो है कि 1.5 लाख प्लस वोट मिला। तो इससे पहले भी संजय मेहता चुनाव लड़े हैं, लेकिन मेरा वही एग्रेसिव का वजह से जो है कि लोग पसंद भी किए और संजय मेहता को 1.5 लाख वोट मिला। मैं स्पष्ट करना जी चाहता हूँ आप, हाँ। जब चुनाव की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति आता है, जिस वक्त मैं चुनाव लड़ा था उस वक्त 2019 का साल था और मात्र 12 दिनों के अंदर मैंने चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत तैयारी के साथ चुनाव, मैंने नॉमिनेशन किया और यूं ही शौकिया तौर पर उस चुनाव को लड़ा था। बस चुनावी प्रक्रिया को समझने की हमारी कोशिश थी। इस बार 3 साल तक लगातार, लगभग 2.5 साल तक क्षेत्र में हम लोग रहे, मेहनत किए और लगातार सब जगह पर घूमे। और इस बात को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके कैमरे के समक्ष कि निश्चित तौर पर उनकी चेहरे की स्वीकार्यता रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग ये कहता रहा है कि जयराम महतो जी की जो आवाज़ है झारखंडियत को लेकर के, और जो हम लोग सारे लोग, चाहे देवेंद्र जी हों, चाहे हमारे मनोज जी हों, तमाम सारे लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं वो बिल्कुल झारखंडियों की आवाज़ है। इस आवाज़ को साथ देना चाहिए। लेकिन चूंकि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि हमारे नेता देवेंद्र जी परेशान हुए, हमारे नेता जयराम जी परेशान हुए, और विधानसभा चुनाव में हम कह रहे हैं कि 81 सीटों पर लड़ेंगे, हमारे समक्ष चेहरों की कमी है, एक ही व्यक्ति को बहुत जगहों पर सभा करना है, तो अगर हम उनको प्रोटेक्ट अभी नहीं करेंगे, आप अगर दूरदर्शी तौर पर नहीं सोचेंगे, तो फिर आप विधानसभा चुनाव में परेशान होंगे। फिर पता चलेगा कि पुलिस परेशान कर रही है, जेल में डाल दिए, कार्यकर्ता हताश हो जाएंगे। उस वक्त कार्यकर्ताओं में बहुत जोश की कमी होगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक है और आखिरी है जी, ये है कि संजय मेहता जयराम महतो को तानाशाह कहते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। एक मिनट, या तानाशाह मानते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं कि जब देवेंद्र नाथ महतो दिल्ली से वो इलाज करवा के रांची वापस आए, तो आप जो 3 व्यक्ति है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो है कि आपके एक जो जेबी केसेस का एक बड़ा लीडर मनोज यादव इस बात को कहता है कि जेबी केसेस में राजतंत्र है और उस राजतंत्र का राजा जो है कि जयराम महतो है, और आप वहीं पे बैठे हुए हैं, आप मुस्कुराते हुए जो है उस बात को सुने। अगर आपके केंद्रीय अध्यक्ष को कोई मतलब कह रहा है और आपकी संगठन को कि उस संगठन में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, और आप खामोश बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि क्या आप उनकी बात को समर्थन दे रहे हैं? तो अगर वो लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, तो राजतंत्र का तो राजा जयराम महतो हुआ, तो जयराम महतो तानाशाही, राजतंत्र में तानाशाही, और संजय मेहता चुपचाप बैठे हुए हैं। वो चाहते तो मनोज भाई को रोक सकते थे कि भाई आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात को समर्थन नहीं करता हूं। आप पूरे उस दरमियान में इस बात का खंडन आपने नहीं किया, तो क्या इस बात को नहीं माना जाए कि आप जो है कि जयराम महतो को तानाशाह मानते? स्पष्ट करता हूं जी,
जिस वक्त ये इंटरव्यू चल रहा था, मनोज यादव जी को साफ तौर पर हम लोगों ने कहा था कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो झारखंड विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया है और इसके बाद अब सीधा चुनाव होना है, विधानसभा का कोई सत्र नहीं होगा। तो जो हमारे मुद्दे थे, चाहे वो बैकलॉग वैकेंसी की बात हो, तमाम नियुक्तियों को पूरा करने की बात हो, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, झारखंड के बेरोजगारों को नौकरी, वो जो तमाम हमारे मुद्दे थे उस पर कोई नीतियां नहीं बन पाई। तो इसको लेकर के हम लोगों को सरकार से एक सवाल ये करना है कि अब चूंकि जो भी हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार की कमियों को गिनाएंगे और चुनावी राजनीति में हम लोग आएंगे। ये बात हम लोगों ने उनको स्पष्ट किया था कि आपको ये कहना है। लेकिन ड्यूरिंग इंटरव्यू जैसे ही मीडिया उनसे सवाल करने लगी, वो अपना लगातार बोलते चले गए। अब ऑन कैमरा था, मैं उनको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में हमने उनको कहा कि आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। नहीं, आपने उससे कहा, लेकिन ऑन कैमरा तो आप खंडन कर सकते थे इस बात का कि वो जो बात बोले मैं उनका समर्थन नहीं करता। मैं खंडन कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप खंडन कर रहे हैं। मेरी बात समझे, उससे हमको कोई सवाल उनसे पूछा गया था, मनोज यादव जी से पूछा गया था। क्योंकि देखिए, वो उन्होंने कहा, उनके कहने की अकाउंटेबिलिटी मैं नहीं ले सकता। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पार्टी का संगठन का केंद्रीय उपाध्यक्ष है सर, उसके लिए अकाउंटेबल हम नहीं है जी, अकाउंटेबल हम नहीं। मनोज यादव जी अपने कहे के लिए वो अकाउंटेबल है। हाँ, उन पर कार्रवाई हो सकती है जी, उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अपने कहे के लिए वो जिम्मेवार होंगे जिन्होंने कहा। लेकिन हमने उनको मना किया था, आप किसी पूछिएगा उनसे, कार्यक्रम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद भी हमने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उन्होंने सहमति जताई कि जोश में निकल गया। अच्छा, जोश में निकल गया। चलिए, जोश में निकल गया कि जयराम महतो तानाशाह है। अगर आपको लगा कि बेबाक तरीके से संजय मेहता ने जवाब दिया है तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जोहार। जोहार।